हर साल लाखों से ज़्यादा लोगों को स्ट्रोक होता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नवीन है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम स्ट्रोक को समझने की कोशिश करते हैं। इंसान का दिमाग बहुत ज़रूरी अंग है, इसलिए इसे ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है। ब्लड मीन्स ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है। जब ब्रेन में ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, रुक जाती है, तो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स लाखों सेल्स मरने लगते हैं। ब्रेन सेल्स डेड होने लगते हैं, लिटरली वो डेड होने लगते हैं। इसलिए ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन ब्रेन, जो कि स्ट्रोक से अफेक्टेड होता है, और हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं, बोलना हो, चलना हो, है ना, खाना खाना हो, या दुनिया से हम संपर्क करते हैं, शब्द बोलते हैं, अपनी फीलिंग्स रखते हैं, जो भी काम होता है वो हर चीज़ हम ब्रेन से ही करते हैं। ब्रेन ही उसको कंट्रोल करता है। और स्ट्रोक में ब्रेन में ही डैमेज आती है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है जिससे ब्रेन में कुछ इफ़ेक्ट आ गया। बट स्ट्रोक में ब्रेन डैमेज होता है, ये हैंडीकैप बना देता है, हाथ पैर चलाना बंद हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। एक बार स्ट्रोक हो गया तो दोबारा लाइफ नॉर्मल नहीं रह जाता, इसीलिए इसको बहुत ही डेंजरस माना जाता है। स्ट्रोक होता क्या है? लकवा होता क्या है? पैरालिसिस होता क्या है? What is a stroke? Stroke occurs when blood supply to the brain is interrupted, leads to oxygen deprivation, causing brain cell damage. मतलब आपकी ब्रेन में, आपके दिमाग में ब्लड की सप्लाई किसी भी तरह से रुक गई, रुकावट आ गई, तो ब्लड आपको ऑक्सीजन ले जाता है, तो ऑक्सीजन की रुकावट हो गई तो ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगते हैं, मरने लगते हैं। उसी को स्ट्रोक कहते हैं। आप ऐसे याद रखिए, नो ब्लड मीन्स नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन मीन्स ब्रेन सेल्स स्टार्ट डाइंग। स्ट्रोक होता क्यों है? क्या कारण होता है स्ट्रोक होने का? हमारी बॉडी में अगर पहले से कोई बीमारी है जो डायरेक्टली ब्लड वेसल से रिलेटेड है, तो स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 4 में से 3 पेशेंट्स को कुछ ना कुछ इंटरनल ब्लड वेसल्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है। कुछ पेशेंट्स में नहीं भी होती है, अननोन कारणों से होता है, बट ज़्यादातर में ये रहता है। जो जाने माने कारण है उसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं, कि कोई प्रॉब्लम है जिसमें, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जिस पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पेशेंट है, तो वो रिस्क में आ जाते हैं स्ट्रोक के। ऐसे ही और भी कारण हैं, उसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। अच्छी बात यह है कि जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कि हम स्ट्रोक को पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ जाने माने जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो बहुत कॉमन हैं, उनमें है हाई ब्लड प्रेशर। प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ब्लड वेसल फटने का, क्लॉट बनने का चांसेस ज़्यादा है। डायबिटीज़ पेशेंट में बहुत कॉमन है। स्मोकिंग में आपकी ब्लड वेसल सिकुड़ती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ओबेसिटी, जिसकी वजह से भी हो सकता है। हार्ट डिजीजेज जैसे पहले बात किया, ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ब्लड वेसल्स हैं तो स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्ट्रेस आपकी दिमाग का काम है। ब्रेन में आप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा मांगेगा, ज़्यादा ब्लड मांगेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेगा, वेसल्स में प्रेशर बढ़ जाएगी। तो स्ट्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। मुख्यतः दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। पहला टाइप है इस्चेमिक स्ट्रोक। अगर आपकी ब्लड वेसल्स में किसी तरह की रुकावट आ गई, जैसे कोई क्लॉट जाके किसी ब्लड वेसल में अटक गई, वहाँ से फर्दर ब्लड फ्लो को उसने ब्लॉक कर दिया, तो उसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें आपकी जो दिमाग की ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गई, जैसे पानी की पाइप फट गई तो पानी बहने लगता है, आगे पानी नहीं जाएगी। वैसे ही ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन में अगर फट गई तो वहाँ पे ब्लड फैल जाएगा और फर्दर जहाँ उसको जाना था वहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो इस तरह के स्ट्रोक को हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ये टाइप नहीं है, टाइप में हम नहीं रख सकते हैं, बट ये इस्चेमिक स्ट्रोक की तरह ही होता है, उसी का एक छोटा फॉर्म कह लीजिए। ये होता है कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए, और खुद ब खुद अगर ठीक हो गया तो ऐसे मत समझिए कि आप बच गए, बल्कि ये होता है कि आपके चांसेस बहुत हाई है। आप इसको एज अ वार्निंग स्ट्रोक ले सकते हैं, वार्निंग साइन ले लीजिए, क्योंकि वो एक क्लॉट या कुछ जो ब्लड में घूम रहा है वो दोबारा आके आपको स्ट्रोक कर सकता है, तो आपको इमीडिएटली इसमें भी एक्शन लेना होगा। हाउ स्ट्रोक हैपन्स, चलिए समझते हैं स्ट्रोक होता कैसे है। ये एक ब्लड वेसल है जिसमें कुछ फैट डिपॉजिट हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई में रुकावट आ रही है। अब जो भी कारण रहे, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे जो भी कारण रहे, उसकी वजह से आपकी ये जो फैट डिपॉजिट है वो वहाँ से रप्चर हो जाए, और चाहे यहीं पे हो चाहे कहीं पे दूसरी जगह ब्रेन के पार्ट में जाके वो ब्लॉकेज कर दें, या फिर ब्लड की सप्लाई में रुकावट आ रही है तो ब्लड क्लॉट बन सकता है। क्लॉट जाके ऐसी छोटी सी जगह पे, जा कोई पतली ब्लड वेसल है वहाँ पे ब्रेन में जाके अटक जाए, तो आपको ब्लड फ्लो स्टॉप कर देगा, आगे ब्लड नहीं जाएगी। बिल्कुल जब ब्लड नहीं जाएगी तो ब्रेन सेल्स डेड होने लगेंगे, इसी को स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा होता है कि आपका यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ब्लड वेसल फट गए। किसी को स्ट्रोक हुआ तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब कोई 4 दोस्त बैठे हैं, चाहे फैमिली में बैठे हैं, और अचानक किसी को स्ट्रोक का अटैक आया, तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक को समझने के लिए एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, बी फास्ट, BEFAST, बी फास्ट। ये सिम्टम्स का एक फार्मूला है जो आपको दिखता है। बी फॉर बैलेंस, मतलब जिसको स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक का अटैक आया, तो वो चाहे बैठे हो चाहे खड़े हो, उनका बैलेंस लड़खड़ा जाएगा, ख़राब हो जाएगी। ई फॉर आई, उनकी विज़न ख़राब हो जाएगी, या आँखें, दोनों आँखों में डिफरेंस दिखेगा, एक आँख लटकने लगेगी। एफ फॉर फेस, फेस, हाफ फेस लटकने लगेगा, वो आपको चेहरे पे डिफरेंस दिखेगा कि चेहरा लटक रहा है। ए फॉर आर्म, मतलब एक हाथ सुन्न पड़ने लगेगा या लटकने लगेगा, उनमें जान नहीं रहेगी, ताकत नहीं बचेगी। एस फॉर स्पीच, उनकी आवाज़ लड़खड़ाएगी या बोल नहीं पाएंगे, निगल नहीं पाएंगे। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं, कुछ भी दिखता है, तो टी फॉर टाइम, टाइम इसमें बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। आपको जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास पहुंचना है, इसलिए टाइम, और टाइम आपको नोट भी करना है कि ये सिम्टम्स कब आया था, तो हमेशा याद रखिए बी फास्ट। अब आता है हम इमिडिएटली क्या करें। अगर आप किसी को ऐसे लक्षण दिखाते हुए देखते हैं, कोई सामने बैठा हुआ है और इस तरह का सिम्टम्स आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो जितनी जल्दी हो सके इमरजेंसी में या पास के हॉस्पिटल इनको ले जाएं, उनको कॉल करें और तुरंत ले जाएं। पेशेंट को किसी भी तरह का स्ट्रोक हो,
चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, हल्की लक्षण हो चाहे सीवियर सिम्टम्स आ रहा हो, इनको तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए, डॉक्टर्स की हेल्प लेना होता है, ताकि हम ब्रेन सेल्स को जितना हो सके बचा सके। ब्रेन सेल्स बचेगा तो इनकी डिसेबिलिटीज़ जो फर्दर आने वाली है वो चीज़ हम कम कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि आपके किसी के घर में आग लग गई तो आप कब बुझाना चाहेंगे? जितनी जल्दी हो सके, है ना? या देश की करोड़ों सेना है, उनमें से लाखों सेना मर रही है, तो आप कब बचाना चाहेंगे? जितनी जल्दी हो सके। जितना जल्दी आप बचाएंगे उतना आपका स्ट्रेंथ बचा हुआ रहेगा, उतनी इनकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें जो करना है, डॉक्टर के पास ले जाना है, टाइम नोट करना है और डॉक्टर के पास ले जाना है। टाइम क्यों नोट करना है, ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। टाइम के अकॉर्डिंग मेडिसिन होगी, उनकी ट्रीटमेंट होगी, इसलिए टाइम नोट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आम लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि उनकी जो सिम्टम्स है वो जाने का इंतज़ार करते हैं, और जब तक हम इंतज़ार करते हैं तब तक ब्रेन सेल्स डेड होते रहते हैं। हर मिनट हर सेकंड हर सेकंड लाखों सेल्स मर रहे हैं। तो जितने सेल्स मरेंगे वो मर रहे हैं, वो बेहोश नहीं हो रहे हैं, वो ख़राब नहीं हो रहे हैं, वो डेड हो रहे हैं, और डेड होने के बाद वो रिवाइव नहीं होंगे। तो ये चीज़, टाइम बहुत प्रीशियस है, बहुत क्रूशियल है। एक और गलती करते हैं इसमें, जैसे हम लोग का जनरल एक टेंडेंसी है कि किसी को अगर कुछ हुआ तो हम पानी पिलाते हैं, थोड़ा बेहोश होने लगा तो पानी पिलाते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कुछ खाना पीना देने से, क्योंकि आपकी मसल्स जो है, जो निगलने की मसल है, स्पीच कॉर्ड्स हैं, वो सब चीज़ ख़राब हो चुकी है। तो आप अगर उनमें कुछ पानी डालेंगे मुंह में, या खाना डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो वो उनकी फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में अटक सकती है, जहाँ से हम सांस लेते हैं। वो अटक गई, सांस चोक हो गया, तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी। तो वो चीज़ नहीं करनी है। एक और चीज़ हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये हार्ट अटैक है या स्ट्रोक है। तो हार्ट अटैक में बहुत लोग एस्प्रिन तुरंत दे देते हैं, बट एस्प्रिन अगर इसमें देते हैं, मान लीजिए कि जो हमने पहले सीखा कि हेमरेजिक स्ट्रोक है, जहाँ पे ब्लड वेसल फटा हुआ है, तो अगर एस्प्रिन दे देंगे तो वो और भी ज़्यादा ब्लड निकालेगा, और भी ज़्यादा वहाँ पे ब्रेन सेल्स डैमेज करेगा। इसीलिए सिम्टम्स को नोट करें, टाइम नोट करें, और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं। स्ट्रोक में हमारे पास ट्रीटमेंट का ऑप्शन क्या सब होता है। स्ट्रोक जब किसी को होता है, आप हॉस्पिटल लेके आएँ पेशेंट को, तो डॉक्टर्स पहले उनका एग्ज़ामिन करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे सीटी स्कैन हो, ब्रेन स्कैन हो, जो करके वो देखेंगे कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितना है, या हेमरेज है, इस्चेमिक है या हेमरेजिक है, वो चेक करेंगे। और जो मैंने आपको बताया कि टाइम बहुत क्रूशियल है। कुछ मेडिसिन्स होते हैं, जैसे क्लॉट रिमूवल के लिए मेडिसिन होते हैं, क्लॉट बूस्टर मेडिसिन्स होते हैं, वो साढ़े 4 घंटे के अंदर अगर दे दिया जाए तो काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है, और वो क्लॉट को डिसॉल्व कर सकता है। तो फिर ब्रेन सेल्स फर्दर डैमेज होने से बच जाएंगे और जल्दी रिकवर कर जाएंगे। कई बार होता है कि ये क्लॉट डिसॉल्व नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? तो उस क्लॉट को हटाने की प्रोसीजर में जाएंगे। हेमरेजिक है, बहुत सारा डैमेज हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सर्जरी पे भी जा सकते हैं। ये सारे डिसीजंस डॉक्टर लेंगे, वो देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद वो डिसीजन बताएंगे कि क्या करना ज़रूरी रहेगा। एक बार जब इनिशियल स्टेज का ट्रीटमेंट हो जाता है, डॉक्टर्स उनको दोबारा स्ट्रोक ना हो उन सब चीज़ों का प्रिवेंशन कर लेते हैं, फर्दर डैमेज ना हो उन सब चीज़ों का बचाव कर लेते हैं, तो वो इनकी फुल प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे इनको आगे प्रिवेंट किया जाए, इनको फर्दर रिकवरी कैसे होगी, उन सब चीज़ों की एक प्लानिंग होती है। हर कोई अलग अलग तरीके से ठीक होता है, हर किसी का ठीक होने का स्पीड अलग होता है।
ये कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक लग सकता है। इन सब चीज़ों में रिहैबिलिटेशन में आप जाएंगे, बट आप अपने इनिशियल डॉक्टर्स के साथ संपर्क में रहेंगे। फिर आता है आपको रिहैबिलिटेशन का पार्ट, जहाँ पे जो डैमेज हुआ है, उनकी फंक्शंस जो चली गई हैं, उनको फिर रिवाइव करने की कोशिश, चाहे ब्रेन के दूसरे पार्ट से उनको एक्टिवेट कराएं, उनको सिखाएं लाइफस्टाइल कैसे करना है। इस पे मैं दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल चीज़ें होती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है इस पे मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। रिहैब के लिए आपको फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको बोलना, चलना से लेकर हाथ पैर चलाने से लेकर उनको रिकवरी कैसे करना है, क्या करने से वो ठीक होंगे, ये सारा कुछ सिखाएंगे। आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने बताया, इस पे मैं डिटेल दूसरा वीडियो बनाऊंगा। स्ट्रोक को रोकना आपके सोचने से कहीं ज़्यादा आसान है। आप कुछ आसान बातों का प्लान करें, जैसे स्मोकिंग नहीं करना है, बीपी कंट्रोल करना है, डाइट अच्छी रखनी है, खाना बेहतर खाना है, कोलेस्ट्रॉल अपना कंट्रोल रखना है, आपको एक्टिव रहना है ना, शुगर कंट्रोल रखना है, वेट अपना वज़न कम रखना है। ऐसी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने स्ट्रोक के होने के चांसेस को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये सारी साइंटिफिक रीजंस हैं इन सब चीज़ों के पीछे, ये सब कम करने के तरीके हैं। आप अगर हफ्ते में 150 मिनट चलते हैं, हफ्ते में 150 मिनट, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप इतना भी अगर कर रहे हैं तो आपके स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं, जो स्ट्रेस आता है उसको कम कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। आप माइंडफुल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप अपने स्ट्रोक होने के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, स्ट्रोक में टाइम बहुत क्रूशियल है, इसलिए एक्ट फास्ट सेव लाइफ। आप जितनी जल्दी इसमें एक्शन लेंगे उतना ही आप जीवन बचा सकते हैं। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद स्ट्रोक हो सकता है। सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वो है आप खुद को और अपने परिजनों को, अपने बिलव्ड वंस को स्ट्रोक के बारे में शिक्षित करना, जैसे अभी आप कर रहे हैं। तो आप शिक्षित रहेंगे, जानकार रहेंगे, तो आप स्ट्रोक से खुद को और अपने फैमिली मेम्बर्स को बचा सकते हैं। आप इन जानकारियों को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे फर्दर जानकारी पाते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।